दबी हुई रंजिशें खुलकर सामने आ गईं। गवर्नर सिंध से इस्तीफे का खुलकर मुतालबा। इशरतुल इबाद पर मुत्तहिदा की चार्जशीट गवर्नर सिंध पर ही नहीं, वफाकी हुकूमत पर भी अदम एतमाद का इजहार है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची बेअमनी, पानी की किल्लत और बैड गवर्नेंस के बाइस तबाही के दिहाने पर पहुंच रहा है। सजा सुनाए जाने के 16 बरस बाद सौलत मिर्जा को चंद घंटों बाद तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाएगा। उसामा बिन लादेन की हलाकत का वाकया अब तक एक मुअम्मा बना हुआ है। मनफी कयासराइयां जन्म ले रही हैं, हुकूमत पाकिस्तान खामोश और तहकीकात का कोई नतीजा सामने नहीं आया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और तवानाई बहरान के बावजूद मुल्की मईशत की कारकर्दगी बेहतरी की जानिब गामजन है। आलमी बैंक ने हुकूमती मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। हम अपने शो में कई मरतबा कह चुके हैं कि MQM एक मुनज़्ज़म तरीन जमात है, लेकिन इसकी सफ़ों में गुज़िश्ता कुछ अरसे से बेनज़मी की सी कैफियत है। ये इंतशार एक और शक्ल में खुलकर सामने आया। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट राब्ता कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही जमात से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। MQM का गवर्नर सिंध से इस्तीफा मांगना न सिर्फ इशरतुल इबाद पर बल्कि एक तरह से वफाक और सिक्योरिटी इदारों पर अदम एतमाद का खुला इज़हार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार साहब का खिताब एक तरह से गवर्नर सिंध के खिलाफ चार्जशीट थी। उनका कहना था कि इब्तिदा में गवर्नर इशरतुल इबाद ने बेहतर अंदाज में काम किया, ताहम बाद में उनके रवैये में तब्दीली आ गई। फारूक सत्तार ने कहा कि मुहाजिर आबादियों का मुहासरा होता रहा और तवज्जो दिलाने के बावजूद गवर्नर ने कुछ नहीं किया। गवर्नर सिंध मजालिम पर चुप रहे और जुल्म बंद कराने में अपना किरदार अदा ना कर सके। उनके मुताबिक गवर्नर सिंध कराची ऑपरेशन पर गैर जानिबदार आजाद मॉनिटरिंग कमेटी बनवाने में भी नाकाम रहे। फारूक सत्तार ने शिकवा किया कि गवर्नर ने गिरफ्तार कारकुनों पर बहिमाना तशद्दुद और नारवा सलूक का भी नोटिस ना लिया। उन्होंने कहा कि अगर इशरतुल इबाद की जगह बाज़मीर शख्स होता तो अपने मनसब से इस्तीफा दे चुका होता। इस मौके पर फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद MQM के खैर ख्वाहों में नहीं रहे, वो पार्टी पर जो हमले हो रहे हैं उन्हें रुकवाने में नाकाम रहे, इसलिए एहतजाजन इस्तीफा दे दे। फारूक सत्तार साहब ने मजीद क्या कहा, जरा देखिए। अभी अगर वो सच्चे हैं, अगर वो आज भी अपने आप को तहरीक और कौम का हिस्सा समझते हैं, अगर उन्हें तहरीक और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन से अपनी बरसों की वाबस्तगी का कोई पास है, अगर उन्हें कौम का कोई दर्द है और वो इसमें सच्चे और मुखलिस हैं, तो तहरीक और कौम पर ढाए जाने वाले मजालिम के ख़िलाफ़ अपने मनसब से एहतजाजन इस्तीफ़ा देकर तहरीक की सफ़ों में वापस आ जाएं। आप सुन रहे थे, फारूक सत्तार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आज हम पूछेंगे कि पब्लिकली इस्तीफा मांगने की नौबत क्यों आई। 13 साल से गवर्नर हो और फारूक सत्तार साहब खुद कह रहे हो कि माजी में उनका बड़ा अच्छा किरदार रहा है, तो आज पब्लिक में जाके ये मुतालबा क्यों करना पड़ा। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया। तो सर, इतनी ज़बरदस्त किस्म का 13 साल गवर्नर है वो, और ज़ाहिर है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ही लगाया, पार्टी ने लगाया, पब्लिकली अवाम में जाके इस्तीफा मांगा। क्या वो पार्टी ने उनसे पहले मुतालबा किया था कि आप इस्तीफा दे दें, उन्होंने नहीं दिया? क्या पब्लिक में आए? देखिए, किसी न किसी शक्ल में यकीनन ये हुज्जत ज़रूर पूरी हुई होगी। इशारतन किनायन उन्हें ये बावर कराया गया होगा कि वो अगर गैर मौसर हैं, बेख्तियार हैं, और इस मौके पर जब उनका एक किरदार बनता है, जाहिर है कि ना हमने ये चाहा था कि वो सेरेमोनियली जो है वो सिर्फ गवर्नर की पोजीशन या ओहदा संभाल कर रखें और MQM के जो है खाते में ये बात आती रहे, MQM को इसके ताने भी मिलते रहे कि आप गिला शिकवा भी करते हैं और आपका गवर्नर भी बैठा हुआ है। तो जब ऐसी सूरत हाल बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती चली गई और ये अगर मगर और अभाम ख़त्म होता चला गया, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि पार्टी ने ये हुज्जत पूरी की और उन तक ये ज़रूर कम्युनिकेट किया कि अब उन ऐसे सिचुएशन में उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उन्हें खुद भी ये फैसला करना चाहिए और सोचना चाहिए कि सिर्फ एक सीट से अगर हम जो है वो चिपक कर बैठ जाते हैं या चिमट कर बैठ जाते हैं और हम गैर मौसर, और अगर हमारे सामने नाइंसाफ़ी हो रही है
मैंने पूरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी बात की जो आपने अपने इंट्रो में। मगर जवाब क्या आया इशरत लिबास साहब का? जवाब क्या था कि आपको आज पब्लिकली ये कहना पड़ा? देखें, हमारा काम ये था कि हमने अब तो सारी हुज्जतें पूरी की, हमने इस सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने ये भी कोशिश की किसी तरह उनका ऑफिस कम से कम इस हद तक फंक्शनल रहे कि जो बहुत ग्लेरिंग किस्म की नाइंसाफियाँ हो रही हैं, इम्तियाज ग्लेरिंग किस्म का जो एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कम से कम उसको रोकने में उनका कोई किरदार रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब पार्टी ने महसूस किया कि वो अब किसी तरह का कोई किरदार अदा करने से कासिर हैं और नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं और वो खामोश तमाशाई बन गए हैं, चाहे हमले हो बस्तियों पर पीपल्स पार्टी के ज़माने में, कत्लेआम हो, गले काटे गए नौजवानों को, उन्हें अगवा किया गया, ये सारी बात उसके बाद 2013 में टारगेट ऑपरेशन शुरू हुआ, बस्तियों के मुहासरे हुए, ये सारी बातें मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनी। क्या आज एज ऑफ नाउ, जो जाहिर जब आप पब्लिकली आते हैं तो अल्ताफ हुसैन साहब समेत आप जैसे सीनियर लीडर या कोई और रहनुमा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि गवर्नर सिंह से अब राब्ते में नहीं है, राब्ता मुनक़ता कर दिया? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, अब हमारा सवाल ही नहीं पैदा तो कोई राब्ता हो। अच्छा, गवर्नर साहब से राब्ता नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब मुझे एक बात बताइएगा, एक ऐसे सिनेरियो में जब आप ही मेरे शो में आके कह गए थे कि जो 11 मार्च का रेड हुआ था 90 पर, उससे पहले गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई थी आपकी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की और आपकी लीडरशिप की, तो उस वक्त तक तो गवर्नर किरदार अदा कर रहे थे ना, ये नहीं कर रहे थे? हम कोशिश कर रहे थे कि वो किरदार अदा करें। गवर्नर ने मीटिंग कराई होगी ना, आप दोनों का आमना सामना कराया होगा। देखें, मीटिंग तो एक तरीका वजह होता है ना, जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी होती है, और बेशक गवर्नर का ऑफिस एक ब्रिज के तौर पर, एक कोऑर्डिनेशन के तौर पर यूज़ होता रहा है, और हमारी ये भी ख्वाहिश हमेशा से रही कि उनका ऑफिस बिल्कुल इम्पार्शल होकर काम करे, गैर जानिबदार होकर काम करें। पार्टी की बुनियादी रुकने से वो इस्तीफा देकर वहां गवर्नर बने थे, वो सबके गवर्नर है, लेकिन सबसे ज्यादा ओनरशिप पार्टी की थी। अल्ताफ भाई के नामजद करता, एमकेएम के हिमायत याफ्ता गवर्नर है। 11 मार्च को हमारी ओनरशिप ज्यादा थी। कोई 5 मार्च को गवर्नर हाउस में एक इजलास हुआ जो कि लॉ एनफोर्समेंट, उस इजलास 4 मार्च को हुआ। उसके 7 दिन बाद रेड होता है 90 पर, और रेंजर्स बकायदा कहती है कि बहुत सारे जो कत्ल सजा याफ्ता लोग हैं, वली खान बाबर के मर्डर, वो भी वहां से मिले हैं, वो हथियारों की भी बात करते हैं, सारी बात। उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब बयान देते हैं, माफी मांगते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर माफी मांगते हैं। आपके गवर्नर का कोई चेहरा रह गया था कि वो जाके आपके लिए कोई किरदार अदा कर सके इतनी सारी चीजों के बाद? जब क्रिमिनल्स मिल रहे हों, अल्ताफ हुसैन साहब बार बार बयान देके माफी मांग रहे, डू यू रियली थिंक है उनके पास कोई क्लाउड रह गया था जिसको वो एग्जर्ट कर सकते हैं? देखें, बगैर सयाक व सबाक के अगर अल्ताफ भाई की किसी भी तकरीर को बेस बनाकर इस बात का जवाब बना लिया जाए कि जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं, जो इम्तियाज़ हो रहा है, जो हमारे वो वर्कर्स जो अपने घरों पर सो रहे हैं, अपने दफातर जा रहे हैं, अपने कामकाज में जा रहे हैं, अपनी दानिश में समझते हैं वो क्रिमिनल नहीं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने कानून नहीं तोड़ा है, और हम भी उनके बारे में किसी हद तक ये सनद दे सकते हैं, और एक पॉलिटिकल पूरी पार्टी का अगर चेहरा मस्क किया जा रहा हो, उसे पूरी की पूरी पार्टी को क्रिमिनल बनाया जा रहा हो, दीवार से लगाया जाए। 11 मार्च के बाद की सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है, और 4 मार्च और उसका एक अंदिया मिल भी गया था। गवर्नर ने भी वो सारी बातें सुनी थी, हमने भी वो सारी बातें सुनी थी। उसके बाद हमें एक हिकमत अमली हमें वजह करनी थी। देखें, हमने कभी इस बात से गुरेज नहीं किया। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि एक क्रिमिनल उसकी कोई सियासी जमात नहीं है, और जीरो टॉलरेंस। आपको पता है ना, गवर्नर तो एक सिंबॉलिक ओहदा होता है, आईन में कोई इख्तियार नहीं है उसके पास नहीं। मगर अगर इशरत लिबास साहब को इख्तियार इस्तेमाल करते थे, वो आपकी सियासी ताकत से ड्राइव करते थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो इन्फ्लुएंस था वो गवर्नर के इन्फ्लुएंस में ट्रांसलेट होता था, जिसपे वो सिक्योरिटी एजेंसी से या फिर मरकजी हुकूमत से सबसे बात किया करते थे। जब उनके पीछे जो ताकत खड़ी थी वो ताकत कमजोर पड़ जाए, वो इन्फ्लुएंस कमजोर पड़ जाए, उसको इस तरह देखा जाए कि इनके हाथ से तो क्रिमिनल्स बरामद होते हैं, उसको इस तरह देखा जाए कि इनके लीडर तो बार बार तकरीर करके वापस लेते हैं, तो सर ड्राइविंग फोर्स तो आपकी सियासी ताकत थी ना, वरना आइन तो उन्हें कोई ताकत नहीं देता। उनके पास ताकत रह कहां गई थी आपकी ताकत कमजोर होने की वजह से कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो किरदार अदा करें? देखिए, उनकी ताकत तो एमक्यूएम पूरे तरीके से उनके पीछे रही हमेशा। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का उनके ऊपर हाथ रहा। नाव तो वीक पड़ गए। नहीं, जब रेड हुए, सिंध हुकूमत आपकी नहीं सुन रही है, आप कह रहे हैं कि पुलिस से हमारा कत्लेआम करा रही है, मरकजी हुकूमत आपकी नहीं सुन रही, कोई नहीं सुन रहा। ये तो कहानियां सारी 23 अप्रैल से पहले की यार। अगर 23 अप्रैल से पहले का टॉक शो हो रहा हो तो आप भी वही बातें बार बार दोहराओ। मेरे ख्याल में उसका तो एक मजमूई तौर पर जवाब 95,800 लोगों ने खुद जिस्मानी तौर पर बनफ्स नफीस जाकर वोट डालकर ये बता दिया कि वो अपनी यूनिटी, अपनी रिस्पेक्ट, अपने फ्यूचर पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे बिला शिरकत गैर के
कायदे तहरीक अल्ताफ है मुत्तहिदा कौमी उनके वाहिद नुमाइंदा जमात है। मेरे ख्याल में इन सारी बातों का जवाब तो मिल गया था। हमारे मोरल बहुत ऊपर हैं 23 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक, लेकिन उसी मोरल को डैमेज करने के लिए अगर एक निचली सतह का टुच्चा अफसर अगर मुल्क दुश्मनी के इंडियन एजेंट के इल्जामात लगाता है, इशरत भाई की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो भी ये कहे कि ये 90 के वो बगल बच्चा है जिनापुर के इल्जाम का और ये माजी का सीखा, इसको दोबारा निकाल कर ये पेंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है। लोगों ने वो इल्जाम वापस लिया, वो जिनापुर के एम्बिड में ये सारी बातें। आपकी तवक्कुत थी इशरत लिबास साहब से, और फिर इशरत लिबास साहब के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है अगर वो इस हवाले से जवाब देना चाहे, मगर नाम लिए बगैर वजीर दिफा ने भी कहा, वफाकी वजीर दिफा ने कहा कि एक सियासी तंजीम को इंडियन एजेंसी रॉ सपोर्ट करती है पाकिस्तान में, एंड वी कैन अज्यूम कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप असेंबली में हैं, आप क्या कर सकते हैं? अगर गवर्नर यहाँ नहीं कहता आप असेंबली में हैं। मैं तो मुस्तरद करूंगा पहली बात, इससे लघु, इससे बेबुनियाद और झूठा और भोंडा इल्जाम एमकेएम के ऊपर कोई और नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जिनापुर से ज्यादा बड़ा इल्जाम नहीं था, ये कोई वाजे होकर सामने नहीं आया। रॉ का एजेंट अल्ताफ भाई को कहा गया, एमकेएम को कहा गया। मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि परवेज मुशर्रफ साहब के भी इंटरव्यू इसी असना में आए हैं और उन्होंने खुद कहा कि उनके साथ जो एमकेएम की वर्किंग है और जो उनकी स्क्रूटिनी, उनकी एजेंसियों की स्क्रूटिनी रही है, उसमें कहीं पर उन्हें कोई ऐसी अलामत नहीं मिली, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि एमकेएम रॉ से उसके ताल्लुकात हो। मुशर्रफ साहब ने खुद अभी उसका सर्टिफिकेट दिया है। तो मेरे ख्याल में एक साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर ये बात कहे, गवर्नर ठीक है उसकी मसलहतें होती हम मानते हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह एसर्ट करना चाहिए था इस इल्जाम के खिलाफ, और ये खोज लगाना चाहिए था कि भाई ये कायम अली शाह साहब के ईमा पर बयान दिया गया है, आसिफ अली जरदारी साहब के ईमा पर बयान दिया गया है, या किसी एजेंसी के कहने पर, किसके कहने पर ये चीजें तय नहीं हो रही हैं। अच्छा, मुझे और आपने तो खुद, और फिर आपने खुद चार्जशीट किया, हमारी जो अदम तशफ़ी है हमने उसका इजहार किया है, हमारे अदम इत्मीनान का हमने इजहार किया है। और जो आपने अपना जो दूसरा एजेंडा रखा आज के प्रोग्राम का कि पानी का मसला, और दूसरा आपने रखा है सर वो बिल्कुल कराची का मसला है, वो शर्जील मेमन साहब के लिए रखा है। लेकिन उनका सवाल उनसे किया जा सकता है, ज़ाहिर आपसे उसका सवाल नहीं बनता। मगर मुझे बात बताइए, लेकिन इशरत लिबास से हमारा सवाल बनता है, अगर इशरत लिबास साहब इस्तीफा ना दें अभी भी क्या करेंगे? ये तो इशरत लिबास की अपनी मर्जी है डॉक्टर साहब की कि वो उस पर जिस तरह फैसला करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो खुद कहते रहे कि मैं अल्ताफ भाई की आशीर्वाद या ब्लेसिंग से हूँ और अल्ताफ भाई मेरी ड्राइविंग स्पिरिट है, मैं एमकेएम का बई खां हूँ, इस शहर का बई खां हूँ और मैं उसके लिए जद्दोजहद करूँगा। वो खुद समझते हैं उनका बेस एमकेएम थी, और आज NA 246 के इलेक्शन की कामयाबी के बाद हमारे पास एक नई एनर्जी है, नई अपॉर्चुनिटी, हम सब कह रहे हैं एक ताज़ा दम और नई एमकेएम ने जन्म लिया है। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा कोई दबाव नहीं डालेगी मुत्तहिदा। आज आपने मुतालबा कर दिया, अगर गवर्नर साहब इस्तीफा नहीं देते तो आप इससे ज्यादा कोई मुतालबा नहीं। गवर्नर साहब खुद अपने आप को बेख्तियार महसूस करते रहे, कहते रहे कि बहुत से काम नहीं कर, मगर आपको क्या पता है कि खैर मौसर हो गए गवर्नर, और अगर अब एमकेएम भी उनके साथ नहीं है, उसके बावजूद अगर वो सिर्फ इस सीट के लिए या अगर उससे कोई उनकी मराहतें या कोई इस तरह, यानी मेरे ख्याल में इसके लिए तो वो भी नहीं थे जो मैं समझता हूँ। मुझे उनके लिए बेहतर यह है अखलाकी तौर पर, उसूली तौर पर मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बेहतरीन रास्ता जो हमने एक मुखलिसाना मशवरा दिया है, और अगर वो सच्चे हैं, मुखलिस हैं। आपको लगता है कि अगला गवर्नर वफाक ने आप ही का लगा देना? नहीं, कोई भी लगा नहीं, कभी भी मेरा तो आपको इशरत लिबास की जगह वफाक का, चाहे वो पीपल्स पार्टी का या नून लीग का नुमाइंदा कबूल है इशरत लिबास? मैं रिसीविंग एंड पर हूँ, मेरी चॉइस ही नहीं है। ये तो एक मरतबा हिस्ट्री में हमें इतना जो है वो गर्दाना गया कि हमें एक गवर्नरशिप ऑफर हुई तो हमने ली और हमने परफॉर्म भी किया उसमें। अल्ताफ भाई का जो विजन था, उसकी परफॉर्मेंस में उनका जो किरदार है, उसको भी मैंने सामने रखा। देखिए, इससे ड्राइव यही होता है कि आपको कोई भी कबूल है, इशरत लिबास कबूल नहीं, चाहे वो किसी और का नुमाइंदा हो, किसी और जमात को रिप्रेजेंट करता हो, इशरत लिबास की जगह कबूल। खुदा के लिए यार अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को पूरा करो। अच्छा, मुझे नहीं पता मैं कहां से अनप्रोफेशनल बात कर रहा हूं। बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है। आपने कहा कि आपको इल्म है कि आपका गवर्नर नहीं लगेगा। यार इस तरह ना करो यार, आपका गवर्नर नहीं लगेगा तो चीजों में आपको कोई और कबूल नहीं। यार शाहजेब, ये अपनी इंटरप्रिटेशन देके यार इसमें कोई कॉलम लिखो यार। नहीं, मेरी बात सुनो है तो आप बता यार, ये कहां बात तय हो रही कि हम इशरत लिबास के मुकाबले में किसी को देख रहे हैं, हमने मुतालबा किसी और को लगाएं, ऐसा नहीं। गवर्नर तो लगेगा ना, सीट तो खाली नहीं रहेगी। हमने तो कहा है कि वो एमकेएम से उनकी वाबस्तगी रही है, अल्ताफ भाई से बरसों की वाबस्तगी रही है, उस वाबस्तगी का पास रखने के लिए वो वापस अपने लोगों में आ जाएं। मगर अगर वहां जब वो अपने लोगों में अगर वापस आते हैं, गवर्नर की सीट खाली होती है, कोई और ही गवर्नर बनेगा, और आप कह रहे हैं कि आपको पता है कि लाजमी नहीं है आप ही का बनेगा, किसी और जमात से भी बन सकता है। यार मेरा प्रोफेशनली क्वेश्चन है कि फिर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई और बन जाए? सिंध के शहरी इलाकों के जो करोड़ों लोग हैं,
उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा, उनके दिल में ये सवाल नहीं आ रहा कि इशरतुल इबाद गए तो यार क्या हो जाएगा, क्या आसमान सर पे गिर जाएगा। बात हो रही उसूली सियासत की, नजरियाती सियासत की। हमारी मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या है यार? अगर नजरियाती सियासत को बिल्कुल आउट कर दोगे, सिर्फ मसलियत की सियासत होगी, मुनाफिकत की सियासत होगी, हम अपने ज़मीर के आगे भी जवाब दें। ये आप लोगों के थ्रू आया है, अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद ने नहीं किया अभी ये मुतालबा, तो क्या पीछे भी अगर अल्ताफ हुसैन साहब इसको ओवररूल कर, ये सीक्रेट तो बच्चा जानता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो कम से कम जो है अल्ताफ भाई की तायीद और तौसीक के बगैर हम नहीं कहते। तो आज की प्रेस उनकी तौसीक से पूरी की पूरी बहुत। और इसको ये कंटेस्ट ना बनाए कि एमक्यूएम का ये गवर्नर और कोई और गवर्नर, ये कंटेस्ट ही नहीं है। सब माय प्रोफेशनल जॉब इज, अगर कोई और गवर्नर आएगा आप उसका जवाब दीजिए। आपको अगर कोई और गवर्नर तो आएगा, सब सीट खाली नहीं रहेगी, और गवर्नर आएगा खाली भी रहेगी तो जो स्पीकर इन असेंबली है वो ऑलरेडी गवर्नर। महासरों, हमलों, कत्ले आम, मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनती है, इंडियन एजेंट, भारतीय एजेंट का इल्जाम लगता है, ये सारी बातें होती हैं, तो मेरे ख्याल में फिर हमारा लव लॉस नहीं होगा। इस गवर्नर के साथ हमारा लव लॉस था यार, इसको समझो यार। फारूक सरदार साहब बहुत शुक्रिया। फारूक सरदार साहब मौजूद थे और कह रहे थे कि अब हमने ये जिम्मेदारी डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब पर छोड़ दी है और पार्टी के किसी रहनुमा का अल्ताफ हुसैन साहब से लेकर नीचे तक कोई राब्ता नहीं है डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब से। कराची के मसाइल पर बात करेंगे और मैं फिर कहते जा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहें, अपना मौका देना चाहें तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और इक्तिसादी शहर कराची अनगिनत मसाइल के बोझ तले दबा हुआ है और खदशा यह है कि इन मसाइल की चिंगारियां कभी भी ऐसी आग बन सकती हैं जिसमें पूरे शहर का अमन जलकर राख हो सकता है। इन मसाइल का दायरा दहशतगर्दी और अमन अमान की सूरत हाल से लेकर बिजली और पानी जैसी जरूरियात की अदम दस्तियाबी के साथ साथ बैड गवर्नेंस तक फैला हुआ है। कराची का एक बड़ा मसला दहशतगर्दी और अमन अमान का है। शहर में सितंबर 2013 से कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी है। इसके बावजूद टारगेट किलिंग के वाकयात कम तो हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए। सिर्फ गुज़िश्ता 15 दिनों में कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समेत 2 सीनियर पुलिस अफसरान और एक डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया। टारगेट किलिंग न सिर्फ सियासी बल्कि फिरका वाराना बुनियादों पर जारी है। इसके साथ साथ इन दिनों जब सूरज आग बरसा रहा है, कराची के शहरी पानी जैसी बुनियादी जरूरत को तरस रहे हैं। बेशतर इलाकों में कई दिन तक पानी नहीं आता और आज एमडी वाटर बोर्ड हाशिम रजा जैदी ने खुद एतराफ किया है कि कराची की पानी की जरूरत अगले 2 साल तक पूरी करना मुमकिन नहीं है। 550 मिलियन गैलन पानी है और 1000 मिलियन से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। इस कमी को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। कराची में जगह जगह पानी के जो पाइपलाइन है बड़ी और छोटी, उनमें लीकेजेस हैं। इंशाअल्लाह ताला K4 जल्दी 2-2.5 साल में 2017 तक आ जाएगा तो उससे हमें 260 मिलियन पानी एडिशनल मिलेगा। और इस सूरत हाल में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट और टैंकर माफिया की चांदी हो गई है, जो मुंह मांगी कीमतों पर शहरियों को पानी फरोख्त कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 गैलन का एक टैंकर 3 से 5000 रुपयों में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि पोश इलाकों में इससे दुगनी और तिगनी कीमत पर भी टैंकर मुहैया किया जा रहा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। अलमिया यह है, इंतहाई बड़ा अलमिया यह है कि मसला जिनको हल करना है उनकी तरफ से संजीदा कोशिश नजर नहीं आ रही। इसके साथ साथ तर्ज हुक्मरानी के हवाले से भी सूरत हाल बहुत ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से पिलडैत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान 34% स्कोर के साथ सूबों में सबसे पीछे हैं। पिछले हफ्ते हमने आपसे तालीम की एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसमें सिंध और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से पीछे थे, मगर कारकर्दगी में भी पिलडैत की इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये वो अली फैलान की रिपोर्ट थी, पिलडैत की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक भी पंजाब 42% स्कोर के साथ पहले नंबर पर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा 37% के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंध जो पाकिस्तान का, ये सिंध दूसरा खुशहाल सूबा है और इसकी रैंकिंग में इसका बलूचिस्तान के साथ खड़े होना यकीनन एक सवालिया निशान है। मुल्क के सबसे बड़े शहर और सूबाई दारुल हुकूमत कराची को दरपेश इन मसाइल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शर्जील मेमन साहब मौजूद। शर्जील मेमन साहब से एक और हवाले से मैं जरा कोशिश करूंगा कि बात कर सकूं जिस पर उन्होंने काफी दिन से बात नहीं की। शर्जील मेमन साहब बहुत शुक्रिया। सर, कराची का कसूर क्या है? एमडी वाटर बोर्ड कह रहे हैं 2 साल तक हम ये मसला हल नहीं कर सकते। कराची के शहरी बुरी तरीके से पानी की किल्लत का शिकार है और मसाइल पहले कम है कि ये मसला भी है। आप देखते हैं इस मामले को, क्या वजह है कि हल नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शादिब साहब। कराची के पानी का मसला जो है वो बाकायदा देरीना मसला है और फिगर्स आपके सामने भी हैं कि 1000 मिलियन गैलन की डिमांड है
और ऑलमोस्ट समझेंगे 550 मिलियन गैलन हमारी कैपेसिटी है, उसमें थोड़ी बहुत लीकेज भी है, तो समझे कि आधी जरूरत हम पूरी कर सक रहे हैं कराची की शहर की। अब उसका जो हल है मैं उस पर आऊं, क्योंकि मैं पुरानी गवर्नमेंट्स को या पुराने लोगों को नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कोशिश करूंगा कि वो उस चीज का जवाब दूं। जब से ये कलमदान मेरे पास है, जो एक मेगा प्रोजेक्ट था K4 का, उसमें उससे पहले बहुत अरसे से उसकी बातें चल रही थी, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं आई। लेकिन जैसे ही मेरे पास ये कलमदान आया तो मैंने उस पर कोशिशें की। K4 के लिए सबसे पहले 13,500 एकड़ जमीन दरकार थी, जिसपे पूरा K4 लगना था। वो काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। उसके बाद फिर कंसल्टेंसी अवार्ड करनी थी, कंसल्टेंसी अवार्ड हो गई। उस्मानी एंड को कंपनी है, पाकिस्तान की बड़ी कंपनी, उनको शफाफ तरीके से कंसल्टेंसी दी गई है। अब उसके बाद उन्होंने 9 महीने मांगे डिजाइनिंग के लिए, जो भी उनको कोई डिटेल डिजाइनिंग करनी है। हमने उनसे कहा कि एक तो 6 महीने में कंप्लीट करके दें हमें डिजाइनिंग, और फिर हमें पार्शियली इसके आप डिजाइन दें ताकि हम अपना काम शुरू कर दें। इसी मई के महीने में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी मई में इंशाल्लाह ताला जो देरीना एक प्रोजेक्ट है K4 का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक और हमारा ये अच्छी बात है, ये आपकी अच्छी बात है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप अगर कोई स्टेप लेते हैं। मगर माजरत के साथ आप क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं आपसे उस वक्त से तो सवाल नहीं करूंगा जब से आपने वजारत टेक ओवर की है। K4 अप्रूव हुआ था 2006-2007 में, पैसे रिलीज करने थे सिंध हुकूमत ने, बिलियंस ऑफ रुपीज। सिंध हुकूमत ने पैसे नहीं रिलीज किए। आज 2015 में आप मुझे बता रहे हैं, ठीक 9 साल बाद, कि आपने क्योंकि वजारत ली है इसलिए मई में शुरू हो जाएगा। तो क्या सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिम्मेदार नहीं है सर? अब शादी साहब मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ सिंध हुकूमत को नहीं रिलीज करने थे, इसमें 3 पार्टनर थे। एक कराची की लोकल गवर्नमेंट, दूसरा सिंध हुकूमत, तीसरा था फेडरल गवर्नमेंट। फिर बाद में जो इसका मुआहदा हुआ और जो फाइनल इसका शेप हुआ, जब एक्ट के बाद इसकी अप्रूवल आ गई कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके फंड्स को मैनेज करेगी। सिंध हुकूमत ने पैसे कुछ रिलीज कर दिए हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी रिलीज नहीं हुए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में फेडरल गवर्नमेंट से भी हम पूरी उम्मीद है। और इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो हर्डल नहीं है। फिर मुझे बताएगा, ठीक है, अगर एक सेकंड जी मुकम्मल कीजिए। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट पे भी इल्जाम लगा दूं, अभी तक उधर से 1 रुपया रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकली बताऊं कि इंशाल्लाह ताला K4 के लिए फेडरल गवर्नमेंट, जब हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, हमें फेडरल गवर्नमेंट भी देगी। सिंध हुकूमत के पैसे हमारे पास इनिशियली आ चुके हैं, जैसे जैसे जरूरत होगी हम पैसे लेते रहेंगे। तो इसमें सर एमडी वाटर बोर्ड कह रहे हैं 2 साल तक सिंध का, ये कराची का पानी का मसला हल नहीं होगा, एमडी वाटर बोर्ड कह रहे हैं। देखिए जी, मैं आपको 2 चीजें बताऊं। इसके जो एक जो हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है दैट इज K4, लेकिन शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन है हमारे पास वो भी थोड़े देरीना है। एक तो हम ख्वाहिश कर रहे हैं और दुआओं के अल्लाह करे कि बरसात पड़े कि हमें हब डैम से 100 मिलियन गैलन पर डे मिल जाए, तो हम लोग वेस्ट को और सेंट्रल के मसाइल को हल कर सके, पानी के इश्यूज को। दूसरा हमारा 65 MGD का है, मुझे मौका दिए। देखें साहब, अगर अल्लाह से दुआ करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि हब डैम से बहुत सारा सोना निकला है, मगर जाहिर है कुदरत भी अपने बनाए हुए कवानीन की पाबंदी करती है, और कुदरत ने कानून बनाया है कि मेहनत करोगे तो अजर मिलेगा। तो सिंध हुकूमत ने इसके लिए क्या किया है कि कराची के आवाम को भुगतना पड़ा? मुझे बताइएगा, पानी की जितनी चोरी होती है ये वाटर बोर्ड की मर्जी के बगैर हो नहीं सकती। मैं जानना चाहूंगा, आप बहुत ज्यादा कहते हैं कि आपके अंडर मुलाजमीन आते हैं, आपने कितने लोगों के खिलाफ करप्शन की कार्रवाई की है वाटर बोर्ड में अभी तक? देखिए, मैं आपको शादी साहब खुल के बताऊं, देखिए कि ये हकीकत है कि कराची शहर में ही जो लीगल कनेक्शंस हैं अंडरग्राउंड जो है वो उनको कनेक्शंस दिए गए हैं, जिसका मैकेनिज्म मेरे पास नहीं है कि मैं अंडरग्राउंड वो मैकेनिज्म देख सकूं। मुझे ये फिर पता चला, बहुत देर से पता चला, कि एक्सरे मशीन नेमतुल्लाह खान साहब ने मंगवाई थी। उन एक्सरे मशीन से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहां पे लोगों ने कनेक्शन दिए हुए हैं। वो कनेक्शन डेफिनेटली वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की मर्जी के बगैर वो चोरी हो नहीं सकती। मतलब बताइए ना क्या कार्रवाई की आपने, मुझे ये बताइए ना। मैं भी यही कह रहा हूँ, आपसे उनके बगैर नहीं हो सकते। आपने अभी तक कितने लोगों के खिलाफ करप्शन की कार्रवाई की? अखबार में लोगों की उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, पता नहीं चलता कि किसने ये कुंडे लगाए थे। हमने वो कुंडे कनेक्शन जो इलीगल लगे थे वो हमने बंद जरूर किए। मगर शजी साहब, मुझे फिर ये भी बताइए, जो चले एक तो इलीगल हाइड्रेंट्स हो गए, मैं उनकी नहीं आपसे बात कर रहा, जो लीगल हाइड्रेंट्स हैं वो एट सोर्स लगे हुए हैं, जहां से पानी निकलता है। ये तो रिजर्वायर पर होने चाहिए कि शहर में पानी आया, जरूरतें पूरी हुई, उसके बाद जो रिजर्वायर है उसमें से हाइड्रेंट आप दे दें जिसने जहां जहां पानी लेके जाना है। आपने एट सोर्स लगाए हुए हैं। डिफेंस को, दूसरे इलाकों को जो पानी है, जो हाइड्रेंट है, उसकी सोर्स पे हाइड्रेंट लगा हुआ है, वो पानी ले जाता है, शहरियों को पानी नहीं मिलता। ऐसे में आपको बता दूं कि मेरे दौर में एक भी लीगल हाइड्रेंट की भी परमिशन नहीं दी गई। उसूल ये होता है वाटर बोर्ड का कि हर 1 साल के बाद रीटेंडर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हमने रीटेंडर के लिए कोशिश की कि तमाम के तमाम हाइड्रेंट जो हैं
उन लोगों ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स लिए हुए थे। इस वक्त भी आपके टीवी पे जो फुटेज चल रही है, ये हाइड्रेंट मैंने 2 दफा खुद तोड़ा है। ये इलीगल हाइड्रेंट है, इसको कभी केडब्ल्यूएसपी ने परमिशन भी नहीं दी थी, लेकिन इस पे कंटेम्प्ट नोटिस हो गया एमडी वाटर बोर्ड पर और एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी पर। सर मुझे फिर साथ फिर मुझे ये भी बताइएगा कि जब एजुकेशन की अलिफ ऐलान की रिपोर्ट आती है, न्यूट्रल इदारा है, वो सिंध को सबसे पीछे दिखाता है। पिलडैत की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है, इसमें बलोचिस्तान के साथ सिंध खड़ा है 34% के साथ, 42% परफॉर्मेंस बेहतर है पंजाब की, 37% खैबर पख्तूनख्वा की। सर किस को डिनाई करेंगे कि सब हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, साजिश करते हैं, चाहे अलिफ ऐलान की एजुकेशन रिपोर्ट हो, पिलडैत की रिपोर्ट हो, सब कहते हैं सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस बलोचिस्तान की हुकूमत जैसी है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा अमीर तरीन सूबा है। लेकिन मैं आपको अनफॉर्चुनेटली एक बात बताऊं शाहजेब साहब, जो भी हमारे इदारे थे उनको हाथ से माजी में तबाह किया गया। जब ये सारे इदारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अंडर लाए गए तो हमारी एजुकेशन हो, हमारी हेल्थ हो, बहुत सारे इदारों में ये चीजें प्रॉब्लम्स आई। लास्ट गवर्नमेंट से टीचर्स की जो भर्तियां थी वो मेरिट पे करना शुरू की गई, और किस तरह की गई कि आईबीए के तहत टेस्ट करवाए गए, देखिए हालिया कारकर्दगी साहब, ये पंजाब में भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, केपी में भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था। अगर वो 42 और 37% पर हो सकते हैं, आप बलूचिस्तान के साथ क्यों खड़े हैं? 7 साल हो गए आपको हुकूमत करते हुए। शजील मेमन साहब, देखिए इंप्रूवमेंट शाहजेब साहब, मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन सेक्टर में नई मैनेजमेंट आई, उन्होंने अच्छी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है। जी शजील मेमन साहब, अलिफ ऐलान की पिछले हफ्ते मैंने रिपोर्ट पढ़ी है जो कहते हैं कि सिंध की कारकर्दगी नीचे गई है, सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इंप्रूव किया है। सिंध की 1.5% से कारकर्दगी पिछले साल के मुकाबले में नीचे गई है, अलिफ ऐलान की रिपोर्ट कहती है, न्यूट्रल इदारा है। देखिए जी, मैं किसी इदारे की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी क्या मैकेनिज्म है इस चीज को चेक एंड बैलेंस करने के, आई डोंट नो, बट मुझे ये जरूर पता है कि एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, इस पे पिछले हमारे दौर में भी कुछ बेहतरी आई। पिछले दौर में यूनिवर्सिटीज बनाई गई, कॉलेजेस बनाए गए, चीजों को बेहतर किया गया, लेकिन इस वक्त भी बेहतरी की जो लिए सारे इकदाम किए जरूर जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं, मैं प्रॉब्लम्स को मना नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त जो मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें सब तमाम मिनिस्टर्स की ये ख्वाहिश और ये कोशिशें हैं चीजों को बेहतर किया जाए। शजील मेमन साहब बहुत शुक्रिया, शजील मेमन साहब हमारे साथ कराची के पानी के मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद जिक्र होगा सौलत मिर्जा की फांसी का। हाई प्रोफाइल मुजरिम फांसी अनाउंस होने के 16 साल बाद तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा, क्या क्या इसके मुहरकात रहे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। फांसी के हाई प्रोफाइल मुजरिम और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक कारकुन सौलत मिर्जा की फांसी का मामला 16 साल बाद अपने अंजाम को पहुंचने जा रहा है। सौलत मिर्जा की फांसी गुज़िश्ता 2 माह में 2 मरतबा मुलतवी हो चुकी थी, और ये जो 16 साल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये 16 साल केस नहीं चला। 16 साल पहले सौलत मिर्जा को फांसी की अनाउंसमेंट हो गई थी, अदालत ने फांसी दे दी थी, मगर 16 साल लग गए इस मुल्क के लीगल सिस्टम में कि ये मामला इस मंतक के अंजाम तक पहुंचता। फिर डेट्स आई और उसके बाद अब तक ये इसलिए मुलतवी हो रही थी क्योंकि सौलत मिर्जा ने जेल से एक वीडियो पैगाम भेजा, एक वीडियो पैगाम रिलीज किया गया था जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आला क़यादत तक बहुत सारे इल्जाम लगाए थे। वफाक ने सौलत मिर्जा से मुताल्लिक JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर इस फांसी को मजीद मौखर ना करने का फाइनली फैसला किया है, और कल बरोज मंगल 12 मई को सौलत मिर्जा को अलग सुबह मच्छ जेल में फांसी दे दी जाएगी। 24 मई 1999 को इन्हें सजा दी गई और कल 12 मई को लगभग 16 साल बाद ये फांसी हो जाएगी। सौलत मिर्जा की फांसी के केस की तारीख पर नजर डालते हैं और फौरन इस केस का तफसीली जायजा लेते हैं। सौलत मिर्जा के बयान, सौलत मिर्जा 16 साल तक जेल में रहे, उस वक्त भी एक JIT आई थी और उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, मगर आज फांसी से पहले भी खत भी लिखा और एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड कराया गया। उसके बाद एक JIT बनाई गई वफाकी हुकूमत की तरफ से, उस JIT में कुछ सिफारिशात की गई हैं, मगर सौलत मिर्जा के साथ साथ उनकी अहलिया भी इस हवाले से सरगर्म रही, अदालत गई, हमारे शो में आई और 30 मार्च को हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और अपने शौहर की फांसी मनसूख करने का मुतालबा किया। 1 अप्रैल को दी जाने वाली फांसी सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एडवाइस पर 1 माह के लिए मौखर कर दी। सौलत मिर्जा के केस की मजीद तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने 3 अप्रैल को DIG ट्रैफिक डॉक्टर अबीर शेख की सरबराही में 7 रुकनी JIT तश्कील दी। 6 अप्रैल को KSC के साबिक MD शाहिद हामिद कत्ल केस के सबसे अहम और मुतासरा फरीक उनके बेटे उमर शाहिद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और बात करते हुए सौलत मिर्जा की फांसी मुलतवी किए जाने पर वो रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। मैं हुकूमत को ज़रूर ये दरख्वास्त करूंगा कि इसमें डिले ना करें,
क्योंकि गलत इंप्रेशन जाता है इस चीज का। और जहां तक तफ्तीश है तो मैंने हमेशा, फिर मैं ये रिपीट करूंगा कि मेरी वालदा और मैं हमेशा हर किस्म की तफ्तीश के साथ ताउन करेंगे। इस केस में बिल्कुल मजीद इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए कोई सहूलत मिर्जा का हिस्सा जो है वो कोई रीओपन करने की जरूरत नहीं है। वो एक कानूनी तौर पर मामला खत्म हो चुका है। मजीद इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे, रीओपन करने की बात कर रहे थे, मगर साथ साथ कह रहे थे कि सहूलत मिर्जा का फांसी का डिले करना इसके लिए लाजमी नहीं है। जीआईटी ने बहुत सारी सिफारिशात की हैं सहूलत मिर्जा से गुफ्तगू करके, सहूलत मिर्जा का बयान रिकॉर्ड करके, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी सिफारिश नहीं की गई। और आज चौधरी निसार साहब वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि अब इसको डिले नहीं किया जाएगा और कल सुबह मच जेल में सहूलत मिर्जा को तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अलकायदा के बानी रहनुमा उसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से कई कयासराइयाँ की जाती रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है अवाम अब भी जानने के लिए मुंतजिर हैं। नामवर अमरीकी सहाफ़ी सैमुअल हर्श की रिपोर्ट के मुताबिक उसामा की पाकिस्तान में हलाकत के हवाले से उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और ISI चीफ जनरल शुजा पाशा बाखबर थे। अमरीकी सहाफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अस्करी क़यादत को उसामा ऑपरेशन का पहले से इल्म था। उसामा बिन लादेन की हलाकत में सिर्फ अमरीकी फोर्सेस नहीं बल्कि पाकिस्तानी साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी और साबिक ISI चीफ जनरल पाशा को एतमाद में लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2011 में जनरल पाशा की CIA के सरबरा लियोन पनीटा से CIA हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई, जिसमें तय किया गया कि अमरीकी ऑपरेशन के दौरान मुजाहिमत नहीं की जाएगी। सैमुअल हर्श के मुताबिक उसामा बिन लादेन 2006 से पाकिस्तानी फौजी हुक्काम की हिरासत में था और उसकी देखभाल के लिए फंड सऊदी हुकूमत फराम करती थी। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फौजी हुक्काम ने इस बात को भी यकीनी बनाया कि अमरीकी ऑपरेशन के दौरान 2 नेवी हेलीकॉप्टर अलार्म बजाए बगैर आए और ऑपरेशन करके वापस चले जाएंगे। उसामा की मौजूदगी का पता अगस्त 2010 में उस वक्त हुआ जब एक साबिक इंटेलिजेंस अफसर ने उस वक्त के स्टेशन चीफ जोनाथन बैंक को उसामा की एबटाबाद में मौजूदगी के हवाले से बताया और इसके बदले में $25 मिलियन इनामी रकम का मुतालबा किया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमरीकी और पाकिस्तानी हुक्काम में यह तय हुआ था कि उसामा की हलाकत का ऐलान तकरीबन 7 दिन या फिर इससे जायद तक किया जाएगा और सदर ओबामा इसका ऐलान बाद में करेंगे, जिसमें वो उसामा की हलाकत ड्रोन हमले में जाहिर करेंगे। लेकिन अमरीकी हुक्काम ने इस डील की पासदारी नहीं की। सैमुअल हर्श की रिपोर्ट को व्हाइट हाउस ने मुस्तरद कर दिया है और व्हाइट हाउस का कहना है कि उसामा के कत्ल के मुतालिक रिपोर्ट बेबुनियाद है। एबटाबाद ऑपरेशन से मुतालिक पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह नहीं किया गया था। ऑपरेशन से मुतालिक इल्म सिर्फ चंद अमरीकी सीनियर हुक्काम को था। सैमुअल हर्श की यह रिपोर्ट हकीकत है या हकीकत से बहुत दूर नजर आती है और इसकी पहली वजह उसामा की हलाकत के बाद सदर ओबामा का मंजर पर आने वाला बयान था, जिसमें उन्होंने उसामा ऑपरेशन में हलाक हो चुका है कहा था। और इस रिपोर्ट को ये मुस्तरद करता है क्योंकि उसमें कतई तौर पर ओबामा की तरफ से ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया था कि पाकिस्तानी हुक्काम को इस ऑपरेशन के हवाले से पता था। 2011 में हिलरी क्लिंटन ने भी इस हवाले से एक बयान दिया और क्या कहा उसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से जरा सुनिए। There is absolutely no evidence that anyone at the highest levels of the Pakistani government knew that Osama bin Laden was living just miles from where we are today. ना सिर्फ 2011 में बल्कि आज भी व्हाइट हाउस की तरफ से मुस्तरद किया गया इस बात को कि पाकिस्तानी हुक्काम को, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत को इस हवाले से पता था। उसामा के हवाले से पूरी अमरीकी क़यादत इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान को उसामा की मौजूदगी का इल्म नहीं था। CIA चीफ लियोन पनीटा ने अपनी किताब वर्दी फाइट्स में इस बात का एतराफ़ किया है कि माइक मुलन ने ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी अस्करी हुक्काम को उसामा के हवाले से आगाह किया था। उसामा ऑपरेशन के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया, जिसने 4 जनवरी 2013 को अपनी रिपोर्ट उस वक्त के वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ को जमा करवाई, मगर 4 साल गुजरने के बावजूद अब तक ये रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन 8 जुलाई को 2013 को अरब टेलीविजन अल जजीरा एबटाबाद रिपोर्ट के चंद इक्तसाबात पेश कर चुका है। इस हवाले से बहुत बात हो चुकी है और क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट रिलीज नहीं की, जब आप सच का रास्ता रोकते हैं तो झूठ को रास्ता मिलता है। फिर इस किस्म की रिपोर्ट सामने आती हैं जो सैमुअल हर्श की तरफ से सामने आई है, जिसको व्हाइट हाउस डिनाई कर रहा है, माजी में अमरीकी हुक्काम डिनाई करते रहे हैं। जैसे जावेद इकबाल ने क्या कहा था वो भी जरा सुनिए। कमीशन की कार्रवाई हमेशा हमने ये कोशिश की कि उसको मख्फी न रखा जाए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बग़ैर वजह के मख्फी रखते हैं तो फिर क्या साराई होती है, और जब क्या साराई होती है तो उसके असरात कोई अच्छे मुरतब नहीं होते, क्योंकि क्या साराई की न कोई बुनियाद होती है और न कोई उसका जवाज़ होता है।
कयास सरारी की कोई बुनियाद नहीं होती, कोई जवाब नहीं होता, और अब ये खामोशी हमेशा के लिए तोड़नी होगी और उसामा की हकीकत दुनिया के सामने लाना होगी, क्योंकि जब आप सच का रास्ता रोकते हैं, जैसा कि मैं कह रहा था, तो झूठ को रास्ता मिलता है और इस किस्म की रिपोर्ट सामने आती है। सीनियर तज्जियाकार, अफगान उमूर के माहिर और बहुत सारे किताबों के मुसन्निफ इस हवाले से अहमद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रशीद साहब, बड़ा चर्चा हो रहा है सैमुअल हर्ष की इस रिपोर्ट का, आपने यकीनी तौर पर पढ़ी होगी, और क्योंकि बड़े ही नामवर सहाफ़ी हैं इसलिए इसको कोट भी किया जा रहा है, इंटरनेशनली भी इसको कोट किया गया। व्हाइट हाउस ने भी ज़रूरत समझी इस बात की कि इसका डिनायल दे कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी क्या राय है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस रिपोर्ट के हवाले से? देखिए जी, सीमा हर्ष की जो कहानियां हैं 50 साल से आ रही हैं और बहुत ज़बरदस्त कहानियां हुई हैं, रिपोर्टिंग उसकी जो हुई है, मगर इस स्टोरी के बारे में मैं बहुत शिगाफ देखता हूं और बहुत मैं डाउट करता हूं कि ये पूरी तरह से कहानी है। सीमा हर्ष का बेसिक जो पॉइंट है कि पाकिस्तान फ़ौज और ISI अमेरिकन हुकूमत और CIA के साथ मिल के उनने उसामा बिन लादेन को अमेरिका को हैंड ओवर करवाया। अच्छा, अब ये तो मैं बहुत मुश्किल मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसी इतनी बड़ी ज़बरदस्त कंस्पिरेसी अगर हो रही थी तो फिर इसमें और भी बहुत सवाल उठते हैं कि अगर पाकिस्तान ने हैंड ओवर करना था उसामा को अमेरिकनों की तरफ, तो फिर ये सारा जो एबटाबाद का ड्रामा हुआ और हमला हुआ, ये क्यों करना था? फिर चुपके से पाकिस्तान उसको हैंड ओवर कर देता या मरवा देता या जो भी कुछ करता। दूसरी ये बात करते हैं कि जी सीमा हर्ष कहता है कि ISI ऑफिसर उस हमले में था अमेरिकनों के कमांडोज के साथ एबटाबाद में, और उधर लड़ाई भी बिल्कुल नहीं हुई। कमांडोज जब अंदर दाखिल हुए, ISI के ऑफिसर ने सारा रास्ता दिखाया कि ऊपर किधर जाना है, किस कमरे में वो उसामा छुपा हुआ है, और फिर सिर्फ शूटिंग हुई है, उसामा को मरवाया है उधर अमेरिकनों ने। अब बात उठती है कि जी हमने सारे ये बिल्डिंग की टीवी का है, सारे ये छन छन के ये बुलेट लगे हैं दीवारों पे, और ये भी हमको पता था कि काफ़ी गौर से पता था कि कोई गार्ड भी नहीं थे। तीसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि जी ISI जो है वो 6 साल से उसामा को रख रहा था एबटाबाद में, और ये खुफिया घर जो था ये ISI का एक किस्म का सेफ हाउस था। भाई अगर ये था तो अगर ISI के अंदर था, ये निगरानी के अंदर थी, तो फिर ISI के गार्ड कोई नहीं थे, फौजी के गार्ड कोई नहीं थे। उसामा ऐसे ही रह रहा था 2 वो कुवैती भाइयों के साथ और उनकी बीबियां के साथ, और कोई बिल्कुल था ही नहीं साथ। तो ये भी, इस पे भी बहुत शक पड़ता है कि ये मेरे ख्याल में पूरी कहानी नहीं हो सकती है। मगर ऐसे 1-2 पॉइंट हैं जो मैं सीमा हर्ष की तरफ शायद मैं हाँ मिलाऊं। बहुत शुक्रिया। अहमद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तारीफ़ कर रहे थे कि बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़ा अच्छी स्टोरीज लिखते रहे हैं, मगर इस स्टोरी में बहुत सारे शगाफ नज़र आते हैं, बहुत सारे झोल नज़र आते हैं जिन पर रोशनी भी डाल रहे थे अहमद रशीद साहब कि किस तरीके से उनको लगता है कि ये एक क्रेडिबल स्टोरी नहीं है, जिसको डिनाई कर दिया है व्हाइट हाउस ने भी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और फिर बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की तरफ से अच्छी खबर आई है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू करते हैं। अब बात पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है कि रवा माली साल पाकिस्तान के मुआशी इशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। वर्ल्ड कप की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 की पहली छमाही में सियासी अदम इस्तेहकाम, तवानाई बहरान और सैलाब के सबब पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हुई, लेकिन आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी, IMF के इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद, ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफे के बाईस रवा माली साल पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट मजीद कहती है कि मुल्की मैन्युफैक्चरिंग, खिदमात और ज़राअत के शोबे में इस्तेहकाम आया, टैक्स वसूली का हदफ निस्बतन कम है लेकिन बेहतर हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से कबल 25 मार्च को बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज की रेटिंग आई थी, जिसमें मूडीज ने पाकिस्तान की मईशत का आउटलुक मुस्तहकम से मजबूत कर दिया था। बेहतर खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं साथ साथ कि आने वाले बजट में हुकूमत ऐसी पॉलिसीज अपनाए जिससे पाकिस्तान की में स्ट्रक्चरल चेंजेस हों और सिर्फ जो कुछ वाकयात हैं, तेल की कीमतों में कमी हो जाना या दूसरे मामला, सिर्फ उसकी वजह से मईशत बेहतर ना हो, बल्कि मईशत मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी की राह पर गामजन हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल के प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्या क्या इसके मुहर्रकात रहे, इस पर बात करेंगे एक के बाद।
दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। फांसी के हाई प्रोफाइल मुजरिम और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक कारकुन सौलत मिर्जा की फांसी का मामला 16 साल बाद अपने अंजाम को पहुंचने जा रहा है। सौलत मिर्जा की फांसी गुज़िश्ता 2 माह में 2 मरतबा मुलतवी हो चुकी थी और ये जो 16 साल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये 16 साल केस नहीं चला। 16 साल पहले सौलत मिर्जा को फांसी की अनाउंसमेंट हो गई थी, अदालत ने फांसी दे दी थी, मगर 16 साल लग गए इस मुल्क के लीगल सिस्टम में कि ये मामला इस मंतक के अंजाम तक पहुंचता। फिर डेट्स आई और उसके बाद अब तक ये इसलिए मुलतवी हो रही थी क्योंकि सौलत मिर्जा ने जेल से एक वीडियो पैगाम भेजा, एक वीडियो पैगाम रिलीज किया गया था जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की आला क़यादत तक बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे। वफाक ने सौलत मिर्जा से मुताल्लिक JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर इस फांसी को मजीद मौखर ना करने का फाइनली फैसला किया है और कल बरोज़ मंगल 12 मई को सौलत मिर्जा को अलग सुबह मच्छ जेल में फांसी दे दी जाएगी। 24 मई 1999 को इन्हें सजा दी गई और कल 12 मई को लगभग 16 साल बाद ये फांसी हो जाएगी। सौलत मिर्जा की फांसी के केस की तारीख पर नजर डालते हैं और फौरन इस केस का तफसीली जायजा लेते हैं। सौलत मिर्जा के बयान, सौलत मिर्जा 16 साल तक जेल में रहे, उस वक्त भी एक JIT आई थी और उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, मगर आज फांसी से पहले भी खत भी लिखा और एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड कराया गया। उसके बाद एक JIT बनाई गई वफाकी हुकूमत की तरफ से, उस JIT में कुछ सिफारिशात की गई हैं, मगर सौलत मिर्जा के साथ साथ उनकी अहलिया भी इस हवाले से सरगर्म रही, अदालत गई, हमारे शो में आई और 30 मार्च को हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और अपने शौहर की फांसी मनसूख करने का मुतालबा किया। 1 अप्रैल को दी जाने वाली फांसी सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एडवाइस पर 1 माह के लिए मौखर कर दी। सौलत मिर्जा के केस की मजीद तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने 3 अप्रैल को DIG ट्रैफिक डॉक्टर अबीर शेख की सरबराही में 7 रुकनी JIT तश्कील दी। 6 अप्रैल को KSC के साबिक MD शाहिद हामिद कत्ल केस के सबसे अहम और मुतासरा फरीक उनके बेटे उमर शाहिद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और बात करते हुए सौलत मिर्जा की फांसी मुलतवी किए जाने पर वो रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। मैं हुकूमत को ज़रूर ये दरख्वास्त करूंगा कि इसमें डिले ना करें क्योंकि गलत इंप्रेशन जाता है इस चीज़ का। और जहां तक तफ्तीश है तो मैंने हमेशा फिर मैं ये रिपीट करूंगा कि मेरी वालदा और मैं हमेशा हर किस्म की तफ्तीश के साथ ताउन करेंगे। इस केस में बिल्कुल मजीद इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ सौलत मिर्जा का हिस्सा जो है वो कोई रीओपन करने की जरूरत नहीं है, वो एक कानूनी तौर पर मामला खत्म हो चुका है। मजीद इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे, रीओपन करने की बात कर रहे थे, मगर साथ साथ कह रहे थे कि सौलत मिर्जा का फांसी का डिले करना इसके लिए लाजमी नहीं है। JIT ने बहुत सारी सिफारिशात की हैं सौलत मिर्जा से गुफ्तगू करके, सौलत मिर्जा का बयान रिकॉर्ड करके, उनकी तरफ से भी कोई ऐसी सिफारिश नहीं की गई और आज चौधरी साहब वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अब इसको डिले नहीं किया जाएगा और कल सुबह मच्छ जेल में सौलत मिर्जा को तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अलकायदा के बानी रहनुमा उसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से कई कयासराइयाँ की जाती रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है अवाम अब भी जानने के लिए मुंतजिर हैं। नामवर अमरीकी सहाफ़ी सैमुअल हर्श की रिपोर्ट के मुताबिक उसामा की पाकिस्तान में हलाकत के हवाले से उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी और ISI चीफ जनरल शुजा पाशा बाखबर थे। अमरीकी सहाफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अस्करी क़यादत को उसामा ऑपरेशन का पहले से इल्म था। उसामा बिन लादेन की हलाकत में सिर्फ अमरीकी फोर्सेस नहीं बल्कि पाकिस्तानी साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी और साबिक ISI चीफ जनरल पाशा को एतमाद में लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2011 में जनरल पाशा की CIA के सरबराह लियोन पनीटा से CIA हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई जिसमें तय किया गया कि अमरीकी ऑपरेशन के दौरान मुजाहिमत नहीं की जाएगी। सैमुअल हर्श के मुताबिक उसामा बिन लादेन 2006 से पाकिस्तानी फौजी हुक्काम की हिरासत में था और उसकी देखभाल के लिए फंड सऊदी हुकूमत फराम करती थी। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फौजी हुक्काम ने इस बात को भी यकीनी बनाया कि अमरीकी ऑपरेशन के दौरान 2 नेवी हेलीकॉप्टर अलार्म बजाए बगैर आए और ऑपरेशन करके वापस चले जाएंगे। उसामा की मौजूदगी का पता अगस्त 2010 में उस वक्त हुआ जब एक साबिक इंटेलिजेंस अफसर ने उस वक्त के स्टेशन चीफ जोनाथन बैंक को उसामा की एबटाबाद में मौजूदगी के हवाले से बताया और इसके बदले में $25 मिलियन इनामी रकम का मुतालबा किया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमरीकी और पाकिस्तानी हुक्काम में यह तय हुआ था कि उसामा की हलाकत का ऐलान तकरीबन 7 दिन या फिर इससे ज़ायद तक किया जाएगा और सदर ओबामा इसका ऐलान बाद में करेंगे जिसमें वो उसामा की हलाकत ड्रोन हमले में जाहिर करेंगे, लेकिन अमरीकी हुक्काम ने इस डील की पासदारी नहीं की। सैमुअल हर्श की रिपोर्ट को व्हाइट हाउस ने मुस्तरद कर दिया है और व्हाइट हाउस का कहना है कि उसामा के कत्ल के मुतालिक रिपोर्ट बेबुनियाद है। एबटाबाद ऑपरेशन से मुतालिक पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह नहीं किया गया था। ऑपरेशन से मुतालिक इल्म सिर्फ चंद अमरीकी सीनियर हुक्काम को था। सैमुअल हर्श की यह रिपोर्ट हकीकत है या हकीकत से बहुत दूर नजर आती है और इसकी पहली वजह
उसामा की हलाकत के बाद सदर ओबामा का मंजर पर आने वाला बयान था, जिसमें उन्होंने उसामा ऑपरेशन में हलाक हो चुका है कहा था, और इस रिपोर्ट को ये मुस्तरद करता है क्योंकि उसमें कतई तौर पर ओबामा की तरफ से ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया था कि पाकिस्तानी हुक्काम को इस ऑपरेशन के हवाले से पता था। 2011 में हिलरी क्लिंटन ने भी इस हवाले से एक बयान दिया, और क्या कहा उसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से जरा सुनिए। There is absolutely no evidence that anyone at the highest levels of the Pakistani government knew that Osama bin Laden was living just miles from where we are today. ना सिर्फ 2011 में बल्कि आज भी व्हाइट हाउस की तरफ से मुस्तरद किया गया इस बात को कि पाकिस्तानी हुकाम को, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत को इस हवाले से पता था। उसामा के हवाले से पूरी अमरीकी क़यादत इस बात पर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान को उसामा की मौजूदगी का इल्म नहीं था। CIA चीफ लेon पनेटा ने अपनी किताब वर्दी फाइट्स में इस बात का एतराफ़ किया है कि माइक मुलन ने ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी अस्करी हुक्काम को उसामा के हवाले से आगाह किया था। उसामा ऑपरेशन के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया, जिसने 4 जनवरी 2013 को अपनी रिपोर्ट उस वक्त के वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ को जमा करवाई, मगर 4 साल गुजरने के बावजूद अब तक ये रिपोर्ट मंजरे आम पर नहीं आई। लेकिन 8 जुलाई को 2013 को अरब टेलीविजन अल जजीरा एबटाबाद रिपोर्ट के चंद इक्तसाबात पेश कर चुका है। इस हवाले से बहुत बात हो चुकी है, और क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट रिलीज नहीं की, जब आप सच का रास्ता रोकते हैं तो झूठ को रास्ता मिलता है, फिर इस किस्म की रिपोर्ट सामने आती है। को शफाफ तरीके से उसमें कंसल्टेंसी दी गई है। अब उसके बाद उन्होंने 9 महीने मांगे डिजाइनिंग के लिए, जो भी उनको कोई डिटेल डिजाइनिंग करनी है। हमने उनसे कहा कि एक तो 6 महीने में कंप्लीट करके दें हमें डिजाइनिंग, और फिर हमें पार्शली इसके आप डिजाइन दें ताकि हम अपना काम शुरू कर दें। इसी मई के महीने में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी मई में इंशाल्लाह ताला जो देरीना एक प्रोजेक्ट एक K4 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। साहब ये अच्छी बात है, ये आपकी अच्छी बात है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप अगर कोई स्टेप लेते हैं, मगर माजरत के साथ आप क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं आपसे उस वक्त से तो सवाल नहीं करूंगा जब से आपने वजारत टेक ओवर की है। K4 अप्रूव हुआ था 2006-2007 में, पैसे रिलीज करने थे सिंध हुकूमत ने बिलियंस ऑफ रुपीस, सिंध हुकूमत ने पैसे नहीं रिलीज किए। आज 2015 में आप मुझे बता रहे हैं, ठीक 9 साल बाद, कि आपने क्योंकि वजारत ली है इसलिए मई में शुरू हो जाएगा। तो क्या सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिम्मेदार नहीं है सर? अब शादी साहब मैं आपको बताऊं, इसमें सिर्फ सिंध हुकूमत को नहीं रिलीज करने थे, इसमें 3 पार्टनर थे। एक कराची की लोकल गवर्नमेंट, दूसरा सिंध हुकूमत, तीसरा था फेडरल गवर्नमेंट। फिर बाद में जो इसका मुआहदा हुआ और जो फाइनल इसका शेप हुआ, जब एक्टने के बाद इसकी अप्रूवल आ गई कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके फंड्स को मैनेज करेगी। सिंध हुकूमत ने पैसे कुछ रिलीज कर दिए हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी रिलीज नहीं हुए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में फेडरल गवर्नमेंट से भी हम पूरी उम्मीद है, और इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो हर्डल नहीं है। फिर मुझे बताएगा, ठीक है, अगर एक सेकंड जी मुकम्मल कीजिए। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट पे भी इल्जाम लगा दूं, अभी तक उधर से 1 रुपया रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली बताऊं कि इंशाल्लाह ताला K4 के लिए फेडरल गवर्नमेंट, जब हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी हमें फेडरल गवर्नमेंट भी देगी। सिंध हुकूमत के पैसे हमारे पास इनिशियली आ चुके हैं, जैसे जैसे जरूरत होगी हम पैसे लेते रहेंगे। तो इसमें सर MD वाटर बोर्ड कह रहे हैं 2 साल तक सिंध का, ये कराची का पानी का मसला हल नहीं होगा, MD वाटर बोर्ड कह रहे हैं। देखिए जी, मैं आपको 2 चीजें बताऊं। इसके जो एक जो हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है दैट इज K4, लेकिन शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन है हमारे पास वो भी थोड़े देरी ना है। एक तो हम ख्वाहिश कर रहे हैं और दुआओं के अल्लाह करे कि बरसात पड़े कि हमें हब डैम से 100 मिलियन गैलन पर डे मिल जाए, तो हम लोग वेस्ट को और सेंट्रल के मसाइल को हल कर सके, पानी के इश्यूज को। दूसरा हमारा 65 MGD का है, मुझे मौका दिए। देखें साहब, अगर अल्लाह से दुआ करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि हब डैम से बहुत सारा सोना निकला है, मगर जाहिर है कुदरत भी अपने बनाए हुए कवानीन की पाबंदी करती है, और कुदरत ने कानून बनाया है कि मेहनत करोगे तो अजर मिलेगा। तो सिंध हुकूमत ने इसके लिए क्या किया है कि कराची के अवाम को भुगतना पड़ा? मुझे बताइएगा, पानी की जितनी चोरी होती है ये वाटर बोर्ड की मर्जी के बगैर हो नहीं सकती। मैं जानना चाहूंगा, आप बहुत ज्यादा कहते हैं कि आपके अंडर मुलाजमीन आते हैं, आपने कितने लोगों के खिलाफ करप्शन की कार्रवाई की है वाटर बोर्ड में अभी तक? देखिए, मैं आपको शाहदेव साहब खुल के बताऊं, देखिए कि ये हकीकत है कि कराची शहर में ही जो लीगल कनेक्शंस हैं अंडरग्राउंड जो है वो उनको कनेक्शंस दिए गए हैं, जिसका मैकेनिज्म मेरे पास नहीं है कि मैं अंडरग्राउंड वो मैकेनिज्म देख सकूं। मुझे ये फिर पता चला, बहुत देर से पता चला कि एक्सरे मशीन नेमतुल्लाह खान साहब ने मंगवाई थी। उन एक्सरे मशीन से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहां कहां पे लोगों ने कनेक्शन दिए हुए हैं। वो कनेक्शन डेफिनेटली वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की मर्जी के बगैर वो चोरी हो नहीं सकती। मतलब बताइए ना क्या कार्रवाई की आपने, मुझे ये बताइए ना। मैं भी यही कह रहा हूँ, आपसे उनके बगैर नहीं हो सकते। आपने अभी तक कितने लोगों के खिलाफ करप्शन की कार्रवाई की? में लोगों की उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है,
पता नहीं चलता कि किसने ये कुंडे लगाए थे। हमने वो कुंडे कनेक्शन जो इलीगल लगे थे वो हमने बंद जरूर किए। मगर शजी साहब मुझे फिर ये भी बताइए, जो चले एक तो इलीगल हाइड्रेंट्स हो गए, मैं उनकी नहीं आपसे बात कर रहा, जो लीगल हाइड्रेंट्स हैं वो एट सोर्स लगे हुए हैं जहां से पानी निकलता है। ये तो रिजर्वायर पर होने चाहिए कि शहर में पानी आया, जरूरतें पूरी हुई, उसके बाद जो रिजर्वायर है उसमें से हाइड्रेंट आप दे दें जिसने जहां जहां पानी लेके जाना है। आपने एट सोर्स लगाए हुए हैं। डिफेंस को, दूसरे इलाकों को जो पानी है, जो हाइड्रेंट है उसकी सोर्स पे हाइड्रेंट लगा हुआ है, वो पानी ले जाता है, शहरियों को पानी नहीं मिलता। ऐसे में आपको बता दूं कि मेरे दौर में एक भी लीगल हाइड्रेंट की भी परमिशन नहीं दी गई। उसूल ये होता है वाटर बोर्ड का कि हर 1 साल के बाद रीटेंडर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हमने रीटेंडर के लिए कोशिश की कि तमाम के तमाम हाइड्रेंट जो हैं उन लोगों ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स लिए हुए थे। इस वक्त भी आपके टीवी पे जो फुटेज चल रही है, ये हाइड्रेंट मैंने 2 दफा खुद तोड़ा है। ये इलीगल हाइड्रेंट है, इसको कभी KWSP ने परमिशन भी नहीं दी थी, लेकिन उस पे कंटेम्प्ट नोटिस हो गया MD वाटर बोर्ड पर और एडमिनिस्ट्रेटर KMC पर। मुझे फिर साथ फिर मुझे ये भी बताइएगा कि जब एजुकेशन की अलिफ ऐलान की रिपोर्ट आती है, न्यूट्रल इदारा है, वो सिंध को सबसे पीछे दिखाता है। पिलडैत की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है, इसमें बलोचिस्तान के साथ सिंध खड़ा है 34% के साथ, 42% परफॉर्मेंस बेहतर है पंजाब की, 37% खैबर पख्तूनख्वा की। सर किस को डिनाई करेंगे कि सब हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, साजिश करते हैं, चाहे अलिफ ऐलान की एजुकेशन रिपोर्ट हो, पिलडैत की रिपोर्ट हो, सब कहते हैं सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस बलोचिस्तान की हुकूमत जैसी है, जो कि पाकिस्तान का दूसरा अमीर तरीन सूबा है। लेकिन मैं आपको अनफॉर्चुनेटली एक बात बताऊं शाहजेब साहब, जो भी हमारे इदारे थे उनको हाथ से माजी में तबाह किया गया। जब ये सारे इदारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अंडर लाए गए तो हमारी एजुकेशन हो, हमारी हेल्थ हो, बहुत सारे इदारों में ये चीजें प्रॉब्लम्स आई। लास्ट गवर्नमेंट से टीचर्स की जो भर्तियां थी वो मेरिट पे करना शुरू की गई और किस तरह की गई कि IBA के तहत टेस्ट करवाए गए, देखिए हालिया कारकर्दगी साहब, ये पंजाब में भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, KP में भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था। अगर वो 42 और 37% पर हो सकते हैं, आप बलूचिस्तान के साथ क्यों खड़े हैं? 7 साल हो गए आपको हुकूमत करते हुए। शजील मेमन साहब, देखिए इंप्रूवमेंट शाहजेब साहब, मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन सेक्टर में नई मैनेजमेंट आई, उन्होंने अच्छी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की है। जी शजील मेमन साहब, अलिफ ऐलान की पिछले हफ्ते मैंने रिपोर्ट पढ़ी है जो कहते हैं कि सिंध की कारकर्दगी नीचे गई है, सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने इंप्रूव किया है। सिंध की 1.5% से कारकर्दगी पिछले साल के मुकाबले में नीचे गई है। अलिफ ऐलान की रिपोर्ट कहती है न्यूट्रल इदारा है। देखिए जी, मैं किसी इदारे की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी क्या मैकेनिज्म है इस चीज को चेक एंड बैलेंस करने के, आई डोंट नो। मुझे ये जरूर पता है कि एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, इस पे पिछले हमारे दौर में भी कुछ बेहतरी आई। पिछले दौर में यूनिवर्सिटीज बनाई गई, कॉलेजेस बनाए गए, चीजों को बेहतर किया गया, लेकिन इस वक्त भी बेहतरी की जो लिए सारे इकदाम किए जरूर जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं, मैं प्रॉब्लम्स को मना नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त जो मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें सब तमाम मिनिस्टर्स की ये ख्वाहिश है और ये कोशिशें हैं चीजों को बेहतर किया जाए। शजील मेमन साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शजील मेमन साहब हमारे साथ कराची के पानी के मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे थे। प्राइम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और उसके बाद जिक्र होगा सौलत मिर्जा की फांसी का। हाई प्रोफाइल मुजरिम फांसी अनाउंस होने के 16 साल बाद तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा। इम्पार्शियल होकर काम करें, गैर जानिबदार होकर काम करें। पार्टी की बुनियादी रुकने से वो इस्तीफा देकर वहां गवर्नर बने थे, वो सबके गवर्नर है, लेकिन सबसे ज्यादा ओनरशिप पार्टी की थी। अल्ताफ भाई के नामजद करता MKM के हिमायत याफ्ता गवर्नर है। 11 मार्च को हमारी ओनरशिप ज्यादा थी। कोई 5 मार्च को गवर्नर हाउस में एक इजलास हुआ जो कि लॉ एनफोर्समेंट, उस इजलास 4 मार्च को हुआ। उसके 7 दिन बाद रेड होता है 90 पर और रेंजर्स बाकायदा कहती है कि बहुत सारे जो कत्ल सजा याफ्ता लोग हैं, वली खान बाबर के मर्डर, वो भी वहां से मिले हैं, वो हथियारों की भी बात करते हैं, सारी बात। उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब बयान देते हैं, माफी मांगते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर माफी मांगते हैं। आपके गवर्नर का कोई चेहरा रह गया था कि वो जाके आपके लिए कोई किरदार अदा कर सके इतनी सारी चीजों के बाद? जब क्रिमिनल्स मिल रहे हों, अल्ताफ हुसैन साहब बार बार बयान देके माफी मांग रहे, डू यू रियली थिंक उनके पास कोई क्लाउड रह गया था जिसको वो एग्जर्ट कर सकते हैं? देखें, अब बगैर सयाह को सबाक के अगर अल्ताफ की किसी भी तकरीर को बेस बनाकर इस बात का जवाब बना लिया जाए कि जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं, जो इम्तियाज़ हो रहा है, जो हमारे वो वर्कर्स जो अपने घरों पर सो रहे हैं, अपने दफातर जा रहे हैं, अपने कामकाज में जा रहे हैं, अपनी दानिश में समझते हैं वो क्रिमिनल नहीं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने कानून नहीं तोड़ा है, और हम भी उनके बारे में किसी हद तक ये सनद दे सकते हैं। और एक पॉलिटिकल पूरी
पार्टी का अगर चेहरा मस्क किया जा रहा हो, उसे पूरी की पूरी पार्टी को क्रिमिनल बनाया जा रहा हो, दीवार से लगाया जा, 11 मार्च के बाद की सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है। और 4 मार्च और उसका एक अंदिया मिल भी गया था, गवर्नर ने भी वो सारी बातें सुनी थी, हमने भी वो सारी बातें सुनी थी। उसके बाद हमें एक हिकमत अमली हमें वज़ा करनी थी। देखें, हमने कभी इस बात से गुरेज नहीं किया। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि एक क्रिमिनल उसकी कोई सियासी जमात नहीं है, और जीरो टॉलरेंस। आपको पता है ना, गवर्नर तो एक सिंबॉलिक ओहदा होता है, आइन में कोई इख्तियार नहीं है उसके पास नहीं। मगर अगर इशरत अली अब्बास साहब को इख्तियार इस्तेमाल करते थे, वो आपकी सियासी ताकत से ड्राइव करते थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो इन्फ्लुएंस था वो गवर्नर के इन्फ्लुएंस में ट्रांसलेट होता था, जिसपे वो सिक्योरिटी एजेंसी से या फिर मरकजी हुकूमत से सबसे बात किया करते थे। जब उनके पीछे जो ताकत खड़ी थी वो ताकत कमजोर पड़ जाए, वो इन्फ्लुएंस कमजोर पड़ जाए, उसको इस तरह देखा जाए कि इनके यहां से तो क्रिमिनल्स बरामद होते हैं, उसको इस तरह देखा जाए कि इनके लीडर तो बार बार तकरीर करके वापस लेते हैं, तो सर ड्राइविंग फोर्स तो आपकी सियासी ताकत थी ना, वरना आइन तो उन्हें कोई ताकत नहीं देता। उनके पास ताकत रह कहां गई थी आपकी ताकत कमजोर होने की वजह से, कि आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो किरदार अदा करें? देखिए, उनकी ताकत तो MQM पूरे तरीके से उनके पीछे रही हमेशा। कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का उनके ऊपर हाथ रहा। ऐसा नाम तो वीक पड़ गया। नहीं, जब रेड हुए, सिंध हुकूमत आपकी नहीं सुन रही, आप कह रहे हैं कि पुलिस से हमारा कत्लेआम करा रही है, मरकजी हुकूमत आपकी नहीं सुन रही, कोई नहीं सुन रहा। ये तो कहानियां सारी 23 अप्रैल से पहले की यार। अगर 23 अप्रैल से पहले का टॉक शो हो रहा हो तो आप भी वही बातें बार बार दोहराओ। मेरे ख्याल में उसका तो एक मजमूई तौर पर जवाब 95,800 लोगों ने खुद जिस्मानी तौर पर बनफ्से नफीस जाकर वोट डालकर ये बता दिया कि वो अपनी यूनिटी, अपनी रिस्पेक्ट, अपने फ्यूचर पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे बिला शिरकत गैर के। कायदे तहरीक अल्ताफ मुत्तहिदा कौमी उनके वाहिद नुमाइंदा जमात है। मेरे ख्याल में इन सारी बातों का जवाब तो मिल गया था। हमारे मोरल बहुत ऊपर हैं 23 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक, लेकिन उसी मोरल को डैमेज करने के लिए अगर एक निचली सतह का टुच्चा अफसर अगर मुल्क दुश्मनी के इंडियन एजेंट के इल्जामात लगाता है, इशरत भाई की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो भी ये कहे कि ये 90 के वो बगल बच्चा है जिनापुर के इल्जाम का, और ये माजी का सीखा, इसको दोबारा निकालकर ये पेंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है। लोगों ने वो इल्जाम वापस लिया। वो जिनापुर के एम्बिड में ये सारी बातें। आपकी तवक्का थी इशरत अली अब्बास साहब से, फिर इशरत अली अब्बास साहब के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है अगर वो इस हवाले से जवाब देना चाहे। मगर नाम लिए बगैर वजीर दिफा ने भी कहा, वफाकी वजीर दिफा ने कहा कि एक सियासी तंजीम को इंडियन एजेंसी रॉ सपोर्ट करती है पाकिस्तान में, एंड वी कैन अज्यूम कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप असेंबली में हैं, आप क्या कर सकते हैं? अगर गवर्नर यहां नहीं कर रहा तो आप असेंबली में हैं। मैं तो मुस्तरद करूंगा पहली बात, इससे लघु, इससे बेबुनियाद और झूठा और भोंडा इल्जाम MQM के ऊपर कोई और नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जिनापुर से ज्यादा बड़ा इल्जाम नहीं था, ये कोई वाजे होकर सामने नहीं आया। रॉ का एजेंट अल्ताफ भाई को कहा गया, MQM को कहा गया। मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि परवेज मुशर्रफ साहब के भी इंटरव्यू इसी असना में आए हैं, और उन्होंने खुद कहा कि उनके साथ जो MQM की वर्किंग है और जो उनकी स्क्रूटिनी, उनकी एजेंसियों की स्क्रूटिनी रही है, उसमें कहीं पर उन्हें कोई ऐसी अलामत नहीं मिली, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि MQM रॉ से उसके ताल्लुकात हो। मुशर्रफ साहब ने खुद अभी उसका सर्टिफिकेट दिया है। तो मेरे ख्याल में एक साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर ये बात कहे, गवर्नर ठीक है उसकी मसलहतें होती हम मानते, लेकिन उन्हें जिस तरह एसर्ट करना चाहिए था इस इल्जाम के खिलाफ, और ये खोज लगाना चाहिए था कि भाई ये कायम अली शाह साहब के ईमा पर बयान दिया गया है, आसिफ अली जरदारी साहब के ईमा पर बयान दिया गया है, या किसी एजेंसी के कहने पर, किसके कहने पर ये चीजें तय नहीं हो रही हैं। अच्छा, मुझे और आपने तो खुद, और फिर आपने खुद एक डिमांड आई, वो ना इस्तीफा दे तो चार्जशीट किया। हमारी जो अदम तशफ़ी है हमने उसका इजहार किया है, हमारे अदम इत्मीनान का हमने इजहार किया है। और जो आपने अपना जो दूसरा एजेंडा रखा आज के प्रोग्राम का कि पानी का मसला, और दूसरा आपने रखा है सर वो बिल्कुल कराची का मसला है, वो शर्जील मेमन साहब के लिए रखा है। लेकिन उनका सवाल उनसे किया जा सकता है, आपसे उसका सवाल नहीं बनता। मगर मुझे बात बताइए, लेकिन इशरत अली अब्बास से तो हमारा सवाल बनता है, अगर इशरत अली अब्बास साहब इस्तीफा ना दें अभी भी, ये तो इशरत अली अब्बास की अपनी मर्जी है डॉक्टर साहब की कि वो उस पर जिस तरह फैसला करे। लेकिन मैं समझता हूं कि वो खुद कहते रहे कि मैं अल्ताफ भाई की आशीर्वाद या ब्लेसिंग से हूं, और अल्ताफ भाई मेरी ड्राइविंग स्पिरिट है, मैं MQM का बही खां हूं, इस शहर का बही खां हूं, और मैं उसके लिए जद्दोजहद करूंगा। वो खुद समझते हैं उनका बेस MQM थी। और आज NA 246 के इलेक्शन की कामयाबी के बाद हमारे पास एक नई एनर्जी है, नई अपॉर्चुनिटी। हम सब कह रहे हैं एक ताज़ा दम और नई MQM ने जन्म लिया है। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा कोई दबाव नहीं डालेगी मुत्तहिदा। आज आपने मुतालबा कर दिया, अगर गवर्नर साहब इस्तीफा नहीं देते तो आप इससे ज्यादा कोई मुतालबा नहीं। गवर्नर साहब खुद अपने आप को बेख्तियार महसूस करते रहे, कहते रहे कि बहुत से काम नहीं कर, मगर आपको क्या पता है कि खैर मौसर हो गए गवर्नर। और अगर अब MQM भी उनके साथ नहीं है, उसके बावजूद अगर वो सिर्फ इस सीट के लिए
या अगर उससे कोई उनकी मराहतें या कोई इस तरह, यानी मेरे ख्याल में इसके लिए तो वो भी नहीं थे जो मैं समझता हूँ। मुझे उनके लिए बेहतर यह है अखलाकी तौर पर, उसूली तौर पर मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बेहतरीन रास्ता जो हमने एक मुखलिसाना मशवरा दिया है, और अगर वो सच्चे हैं, मुखलिस हैं। आपको लगता है कि अगला गवर्नर वफाक ने आप ही का लगा देना? नहीं, कोई भी लगा नहीं, कभी भी मेरा तो आपको इशरतुल इबाद की जगह वफाक का, चाहे वो पीपल्स पार्टी का या नून लीग का नुमाइंदा कबूल है इशरतुल इबाद साहब को बोलेंगे? मैं रिसीविंग एंड पर हूं, मेरी चॉइस ही नहीं है। ये तो एक मरतबा हिस्ट्री में हमें इतना जो है वो गर्दाना गया कि हमें एक गवर्नरशिप ऑफर हुई तो हमने ली और हमने परफॉर्म भी किया उसमें। अल्ताफ भाई का जो विजन था, उसकी परफॉर्मेंस में उनका जो किरदार है, उसको भी मैंने सामने रखा। इससे ड्राइव यही होता है कि आपको कोई भी कबूल है, इशरतुल इबाद कबूल नहीं, चाहे वो किसी और का नुमाइंदा हो, किसी और जमात को रिप्रेजेंट करता हो, इशरतुल इबाद की जगह कबूल। खुदा के लिए यार अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को पूरा करो। अच्छा, मुझे नहीं पता मैं कहां से अनप्रोफेशनल बात कर रहा हूं। बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है। आपने कहा कि आपको इल्म है कि आपका गवर्नर नहीं लगेगा। यार इस तरह ना करो यार, आपका गवर्नर नहीं लगेगा तो चीजों में आपको कोई और कबूल नहीं यार शाहजेब, ये अपनी इंटरप्रिटेशन देके यार इसमें कोई कॉलम लिखो यार। नहीं, मेरी बात सुनो तो आप बता यार, ये कहां बात तय हो रही कि हम इशरतुल इबाद के मुकाबले में किसी को देख रहे हैं, हमने मुतालबा के किसी और को लगाएं, ऐसा नहीं। गवर्नर तो लगेगा ना, सीट तो खाली नहीं रहेगी। हमने तो कहा है कि वो एमकेएम से उनकी वाबस्तगी रही है, अल्ताफ भाई से बरसों की वाबस्तगी रही है, उस वाबस्तगी का पास रखने के लिए वो वापस अपने लोगों में आ जाएं। मगर अगर वहां जब वो अपने लोगों में अगर वापस आते हैं, गवर्नर की सीट खाली होती है, कोई और ही गवर्नर बनेगा। और आप कह रहे हैं कि आपको पता है कि लाजमी नहीं है आप ही का बनेगा, किसी और जमात से भी बन सकता है। यार मेरा प्रोफेशनली क्वेश्चन है कि फिर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कोई और बन जाए? सिंध के शहरी इलाकों के जो करोड़ों लोग हैं, उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा, उनके दिल में ये सवाल नहीं आ रहा कि इशरतुल इबाद गए तो यार क्या हो जाएगा, क्या आसमान सर पे गिर जाएगा। बात हो रही उसूली सियासत की, नजरियाती सियासत की। हमारी मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या है यार? अगर नजरियाती सियासत को बिल्कुल आउट कर दोगे, सिर्फ मसलियत की सियासत होगी, मुनाफिकत की सियासत होगी, हम अपने जमीर के आगे जवाब दें। ये आप लोगों के थ्रू आया है, अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद ने नहीं किया अभी ये मुतालबा, तो क्या पीछे भी अल्ताफ हुसैन साहब इसको ओवररूल कर? ये सीक्रेट तो बच्चा जानता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो कम से कम जो है वो अल्ताफ भाई की तायीद और तौसीक के बगैर हम नहीं कहते। तो आज की उनकी तौसीक से है पूरी की पूरी। और इसको ये कंटेस्ट ना बनाए कि एमकेएम का ये गवर्नर और कोई और गवर्नर, ये कंटेस्ट ही नहीं है। बात सुनो, माय प्रोफेशनल जॉब इज अगर कोई और गवर्नर आएगा आप उसका जवाब दीजिए। आपको अगर कोई और गवर्नर तो आएगा, सब सीट खाली नहीं रहेगी। और गवर्नर आएगा, खाली भी रहेगी तो जो स्पीकर इन असेंबली है वो ऑनरेरी गवर्नर होगा। महासुरों, हमलों, कत्ले आम, मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनती है, इंडियन एजेंट, भारतीय एजेंट का इल्जाम लगता है, ये सारी बातें होती हैं, तो मेरे ख्याल में फिर हमारा लव लॉस नहीं होगा। इस गवर्नर के साथ हमारा लव लॉस था यार, इसको समझो यार। फारूक सदार साहब बहुत शुक्रिया। फारूक सदार साहब मौजूद थे और कह रहे थे कि अब हमने ये जिम्मेदारी डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब पर छोड़ दी है और पार्टी के किसी रहनुमा का, अल्ताफ हुसैन साहब से लेकर नीचे तक कोई राबता नहीं है डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब से। कराची के मसाइल पर बात करेंगे। और मैं फिर कहते जा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब अगर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहें, अपना मौका देना चाहें, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और इक्तिसादी शहर कराची अनगिनत मसाइल के बोझ तले दबा हुआ है और खदशा यह है कि इन मसाइल की चिंगारियां कभी भी ऐसी आग बन सकती हैं जिसमें पूरे शहर का अमन जलकर राख हो सकता है। इन मसाइल का दायरा दहशतगर्दी और अमन अमान की सूरत हाल से लेकर बिजली और पानी जैसी जरूरियात की अदम दस्तयाबी के साथ साथ बैड गवर्नेंस तक फैला हुआ है। कराची का एक बड़ा मसला दहशतगर्दी और अमन अमान का है। शहर में सितंबर 2013 से कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन जारी है। इसके बावजूद टारगेट किलिंग के वाकयात कम तो हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए। सिर्फ गुज़िश्ता 15 दिनों में कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर समेत 2 सीनियर पुलिस अफसरान और एक डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया। टारगेट किलिंग न सिर्फ सियासी बल्कि फिरका वाराना बुनियादों पर जारी है। इसके साथ साथ इन दिनों जब सूरज आग बरसा रहा है, कराची के शहरी पानी जैसी बुनियादी जरूरत को तरस रहे हैं। बेशतर इलाकों में कई दिन तक पानी नहीं आता और आज एमडी वाटर बोर्ड हाशिम रजा जैदी ने खुद एतराफ किया है कि कराची की पानी की जरूरत अगले 2 साल तक पूरी करना मुमकिन नहीं है। 550 मिलियन गैलन पानी है और 1000 मिलियन से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। इस कमी को सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। कराची में जगह जगह पानी के जो पाइपलाइन है बड़ी और छोटी, उनमें लीकेजेस हैं। इंशाअल्लाह ताला K4 जल्दी 2-2.5 साल में 2017 तक आ जाएगा, तो उससे हमें 260 मिलियन पानी एडिशनल मिलेगा। और इस सूरत हाल में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट और टैंकर माफिया की चांदी हो गई है।
जो मुंह मांगी कीमतों पर शहरियों को पानी फरोख्त कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 गैलन का एक टैंकर 3 से 5000 रुपयों में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि पोश इलाकों में इससे दुगनी और तिगनी कीमत पर भी टैंकर मुहैया किया जा रहा है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। अलमिया यह है, इंतहाई बड़ा अलमिया यह है कि मसला जिनको हल करना है उनकी तरफ से संजीदा कोशिश नजर नहीं आ रही। इसके साथ साथ तर्ज हुक्मरानी के हवाले से भी सूरत हाल बहुत ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी के हवाले से पिलडैत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान 34% स्कोर के साथ सूबों में सबसे पीछे हैं। पिछले हफ्ते हमने आपसे तालीम की एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसमें सिंध और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से पीछे थे, मगर कारकर्दगी में भी पिलडैत की इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये वो अलिफ ऐलान की रिपोर्ट थी, पिलडैत की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक भी पंजाब 42% स्कोर के साथ पहले नंबर पर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा 37% के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंध जो पाकिस्तान का, ये सिंध दूसरा खुशहाल सूबा है और इसकी रैंकिंग में इसका बलूचिस्तान के साथ खड़े होना यकीनन एक सवालिया निशान है। मुल्क के सबसे बड़े शहर और सूबाई दारुल हुकूमत कराची को दरपेश इन मसाइल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शजील मेमन साहब मौजूद। शजील मेमन साहब से एक और हवाले से मैं जरा कोशिश करूंगा कि बात कर सकूं जिस पर उन्होंने काफी दिन से बात नहीं की। शजील मेमन साहब बहुत शुक्रिया। सर, कराची का कसूर क्या है? एमडी वाटर बोर्ड कह रहे हैं 2 साल तक हम ये मसला हल नहीं कर सकते। कराची के शहरी बुरी तरीके से पानी की किल्लत का शिकार है और मसाइल पहले कम है कि ये मसला भी है। आप देखते हैं इस मामले को, क्या वजह है कि हल नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया शादिब साहब। कराची के पानी का मसला जो है वो बाकायदा देरीना मसला है और फिगर्स आपके सामने भी हैं कि 1000 मिलियन गैलन की डिमांड है और ऑलमोस्ट समझेंगे 550 मिलियन गैलन हमारी कैपेसिटी है। इसमें थोड़ी बहुत लीकेज भी है, तो समझे कि आधी जरूरत हम पूरी कर सक रहे हैं कराची की शहर की। अब उसका जो हल है, मैं उस पर आऊँ क्योंकि मैं पुरानी गवर्नमेंट्स को या पुराने लोगों को नहीं कर सकता। मैं सिर्फ कोशिश करूंगा कि वो उस चीज का जवाब दूं। जब से ये कलमदान मेरे पास है, जो एक मेगा प्रोजेक्ट था K4 का, उसमें उससे पहले बहुत अरसे से उसकी बातें चल रही थी, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं आई। लेकिन जैसे ही मेरे पास ये कलमदान आया तो मैंने उस पर कोशिशें की। K4 के लिए सबसे पहले 13,500 एकड़ जमीन दरकार थी जिसमें पूरा K4 लगना था। वो काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। उसके बाद फिर कंसल्टेंसी अवार्ड करनी थी, कंसल्टेंसी अवार्ड हो गई। उस्मानी एंड को कंपनी है, पाकिस्तान की बड़ी कंपनी। दबी हुई रंजिशें खुलकर सामने आ गईं। गवर्नर सिंध से इस्तीफे का खुलकर मुतालबा। इशरतुल इबाद पर मुत्तहिदा की चार्जशीट गवर्नर सिंध पर ही नहीं, वफाकी हुकूमत पर भी अदम एतमाद का इजहार है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची बेअमनी, पानी की किल्लत और बैड गवर्नेंस के बाइस तबाही के दिहाने पर पहुंच रहा है। सजा सुनाए जाने के 16 बरस बाद सौलत मिर्जा को चंद घंटों बाद तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाएगा। उसामा बिन लादेन की हलाकत का वाकया अब तक एक मुअम्मा बना हुआ है। मनफी कयासराइयां जन्म ले रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान खामोश और तहकीकात का कोई नतीजा सामने नहीं आया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और तवानाई बहरान के बावजूद मुल्की मईशत की कारकर्दगी बेहतरी की जानिब गामजन है। आलमी बैंक ने हुकूमती मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम का आगाज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। हम अपने इस शो में कई मरतबा कह चुके हैं कि MQM एक मुनज़्ज़म तरीन जमात है, लेकिन इसकी सफ़ों में गुज़िश्ता कुछ अरसे से बेनज़मी की सी कैफियत है। ये इंतशार एक और शक्ल में खुलकर सामने आया। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट राब्ता कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही जमात से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। MQM का गवर्नर सिंध से इस्तीफा मांगना न सिर्फ इशरतुल इबाद पर बल्कि एक तरह से वफाक और सिक्योरिटी इदारों पर अदम एतमाद का खुला इजहार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार साहब का खिताब एक तरह से गवर्नर सिंध के खिलाफ चार्जशीट थी। उनका कहना था कि इब्तिदा में गवर्नर इशरतुल इबाद ने बेहतर अंदाज में काम किया, ताहम बाद में उनके रवैये में तब्दीली आ गई। फारूक सत्तार ने कहा कि मुहाजिर आबादियों का मुहासरा होता रहा और तवज्जो दिलाने के बावजूद गवर्नर ने कुछ नहीं किया। गवर्नर सिंध मजालिम पर चुप रहे और जुल्म बंद कराने में अपना किरदार अदा ना कर सके। उनके मुताबिक गवर्नर सिंध कराची ऑपरेशन पर गैर जानिबदार आजाद मॉनिटरिंग कमेटी बनवाने में भी नाकाम रहे। फारूक सत्तार ने शिकवा किया कि गवर्नर ने गिरफ्तार कारकुनों पर बहिमाना तशद्दुद और नारवा सलूक का भी नोटिस न लिया। उन्होंने कहा
कि अगर इशरत उल इबाद की जगह बाज़मीर शख्स होता तो अपने मनसब से इस्तीफा दे चुका होता। इस मौके पर फारूक सत्तार ने मजीद कहा कि गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद MQM के खैर ख्वाहों में नहीं रहे, वो पार्टी पर जो हमले हो रहे हैं उन्हें रुकवाने में नाकाम रहे, इसलिए एहतजाजन इस्तीफा दे दें। फारूक सत्तार साहब ने मजीद क्या कहा, जरा देखिए। अभी अगर वो सच्चे हैं, अगर वो आज भी अपने आप को तहरीक और कौम का हिस्सा समझते हैं, अगर उन्हें तहरीक और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन से अपनी बरसों की वाबस्तगी का कोई पास है, अगर उन्हें कौम का कोई दर्द है और वो इसमें सच्चे और मुखलिस हैं, तो तहरीक और कौम पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ अपने मनसब से एहतजाजन इस्तीफा देकर तहरीक की सफ़ों में वापस आ जाएं। आप सुन रहे थे फारूक सत्तार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आज हम पूछेंगे कि पब्लिकली इस्तीफा मांगने की नौबत क्यों आई। 13 साल से गवर्नर हो और फारूक सत्तार साहब खुद कह रहे हो कि माजी में उनका बड़ा अच्छा किरदार रहा है, तो आज पब्लिक में जाके ये मुतालबा क्यों करना पड़ा। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया। सर इतनी ज़बरदस्त किस्म का 13 साल गवर्नर हैं वो, और ज़ाहिर है अल्ताफ हुसैन साहब ने ही लगाया, पार्टी ने लगाया, पब्लिकली अवाम में जाके इस्तीफा मांगा, क्या वो पार्टी ने उनसे पहले मुतालबा किया था कि आप इस्तीफा दे दें, उन्होंने नहीं दिया, क्या पब्लिक में आए? देखिए, किसी न किसी शक्ल में यकीनन ये हुज्जत ज़रूर पूरी हुई होगी। इशारतन किनायन उन्हें ये बावर कराया गया होगा कि वो अगर गैर मौसर हैं, बेख्तियार हैं, और इस मौके पर जब उनका एक किरदार बनता है, जाहिर है कि ना हमने ये चाहा था कि वो सेरेमोनियली जो है वो सिर्फ गवर्नर की पोजीशन या ओहदा संभाल कर रखें और MQM के जो है खाते में ये बात आती रहे, MQM को इसके ताने भी मिलते रहे कि आप गिला शिकवा भी करते हैं और आपका गवर्नर भी बैठा हुआ है। तो जब ऐसी सूरत हाल बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती चली गई और ये अगर मगर और अभाम ख़त्म होता चला गया, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि पार्टी ने ये हुज्जत पूरी की और उन तक ये ज़रूर कम्युनिकेट किया कि अब उन ऐसे सिचुएशन में उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उन्हें खुद भी ये फैसला करना चाहिए और सोचना चाहिए कि सिर्फ एक सीट से अगर हम जो है वो चिपक कर बैठ जाते हैं या चिमट कर बैठ जाते हैं और हम गैर मौसर और अगर हमारे सामने नाइंसाफ़ी हो रही है। मैंने पूरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी बात की जो आपने अपने इंट्रो में, मगर जवाब क्या आया? इशरत उल इबाद साहब का जवाब क्या था कि आपको आज पब्लिकली ये कहना पड़ा? देखें, हमारा काम ये था कि हमने अब तो सारी हुज्जतें पूरी की, हमने इस सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने ये भी कोशिश की किसी तरह उनका ऑफिस कम से कम इस हद तक फंक्शनल रहे कि जो बहुत ग्लेरिंग किस्म की नाइंसाफियाँ हो रही हैं, इम्तियाज ग्लेरिंग किस्म का जो एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कम से कम उसको रोकने में उनका कोई किरदार रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब पार्टी ने महसूस किया कि वो अब किसी तरह का कोई किरदार अदा करने से कासिर हैं और नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं और वो खामोश तमाशाई बन गए हैं, चाहे हमले हो बस्तियों पर पीपल्स पार्टी के ज़माने में, कत्ले-आम हो, गले काटे गए नौजवानों को, उन्हें अगवा किया गया, ये सारी बात उसके बाद 2013 में टारगेट ऑपरेशन शुरू हुआ, बस्तियों के मुहासरे हुए, ये सारी बातें मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनी। क्या आज एज ऑफ नाउ जाहिर जब आप पब्लिकली आते हैं तो अल्ताफ हुसैन साहब समेत आप जैसे सीनियर लीडर या कोई और रहनुमा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि गवर्नर सिंध से अब राब्ते में नहीं है, राब्ता मुनक़ता कर दिया? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, अब हमारा सवाल ही नहीं पैदा तो कोई राब्ता हो। अच्छा, गवर्नर साहब से राब्ता नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब मुझे एक बात बताइएगा, एक ऐसे सिनेरियो में जब आप ही मेरे शो में आके कह गए थे कि जो 11 मार्च का रेड हुआ था 90 पर, उससे पहले गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई थी आपकी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की और आपकी लीडरशिप की, तो उस वक्त तक तो गवर्नर किरदार अदा कर रहे थे ना, ये नहीं कर रहे थे? हम कोशिश कर रहे थे कि वो किरदार अदा करें। गवर्नर ने मीटिंग कराई होगी ना, आप दोनों का आमना सामना कराया होगा। देखिए, मीटिंग तो एक तरीका वजह होता है ना, जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी होती है, और बेशक गवर्नर का ऑफिस एक ब्रिज के तौर पर, एक कोऑर्डिनेशन के तौर पर यूज़ होता रहा है, और हमारी ये भी ख्वाहिश हमेशा से रही कि उनका ऑफिस बिल्कुल